हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि आरवीएनएल ने अपने एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर कर दी है। तो जो मैकेनिकल के लिए एएन और जेईएन का पेपर होने वाला है 2021 का, वो 4 सितंबर को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आरवीएनएल ने 2018 में एएन मैकेनिकल के लिए जो पेपर कंडक्ट करवाया था, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा था और क्या पैटर्न रहा था, किस तरह से हमें अपने जो लास्ट 20 डेज़ बच गए हैं उसमें किस तरह से कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। वैसे मैंने 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से अपलोड किए थे इसी यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको कवर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है आपको मैकेनिकल के। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चंस कि क्या लेवल था क्वेश्चंस का। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 था मेलाइबिलिटीज़ एसोसिएटेड विथ विच स्ट्रेस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। मेलाइबिलिटी का मतलब कि हम किसी भी मटेरियल को हैमर से या तो हैमरिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं हम उसको रोलर्स के बीच में से रोल करते हुए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा ज़रूरत रहती है कंप्रेसिव स्ट्रेस की। तो या तो रोलर्स के बीच में से जाएगा या किसी भी हथौड़े से अगर किसी चीज़ को मारेंगे तो ऑब्वियसली कि वो कंप्रेशन में ही जाएगी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की ज़रूरत रहती है। अब इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं कि चलो ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए, हमें पहली बात कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है कि कोई टेम्परेचर का यूज़ नहीं है। जैसे हॉट वर्किंग में होता है कि अबव क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हम काम करते हैं, जो भी हॉट वर्किंग में रहता है। बाकी सेकंड चीज़ है कि जब भी मिलाइबिलिटी की बात करेंगे तो हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करा रहे होंगे उसका। तो मटेरियल को प्लास्टिक होना ज़रूरी है, चाहे उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं हो, स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि प्लास्टिक रेंज में जा सके, तभी तो वो डिफॉर्म हो पाएगा। कि जो भी जिस शेप में भी हमको उसको हैमर के थ्रू डालना है और वो काम होगा विदाउट फ्रैक्चर होना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस का रेशियो बताना है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के साथ। वो प्रेंटल की पावर के साथ कैसे रिलेशन में है, वो चीज़ हमें बतानी है। तो हम सबको पता है कि हम थर्मल बाउंड्री लेयर है उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनका रेशियो हम बताना चाहें तो वो एक तरह से, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बताऊं, एक बार इसको इस तरह से देखें तो प्रेंटल की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेंटल की पावर -1/3 के। और अगर एक रिलेशन बताना चाहें तो डेल्टा टी बाई डेल्टा को लिखेंगे 1/1.026 इंटू प्रेंटल की पावर -1/3। तो इस तरह से पूछा था। तो हो सकता है आपको यहाँ दे दें कि प्रेंटल की पावर n के प्रोपोर्शनल है, तो n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टैंटन नंबर के बारे में आपको पूछा जा सकता है। स्टैंटन नंबर क्या होता है, फिर पैकलेट नंबर क्या होता है, पैकलेट नंबर का कहाँ यूज़ आता है। तो स्टैंटन नंबर अपने को पता होगा कि स्टैंटन नंबर अगर मैं बताना चाहूँ तो नसर्ट नंबर डिवाइड बाई रेनॉल्ड्स इनटू प्रेंटल नंबर। फिर दूसरा पैकलेट नंबर, जो नीचे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है रेनॉल्ड और प्रेंटल का, उसको ही पैकलेट नंबर कहते हैं। और ये जो लिक्विड मेटल की कूलिंग के केसेस देखते हैं हम जब भी कन्वेक्शन में, तभी काम आता है। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। कई बार बोलते हैं कि प्रेंटल नंबर 1 हो गया, तो मतलब एक तरह से बात क्या हुई कि जो थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस है और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो इक्वल हो गई। मतलब कि सेम जो फिनोमिना है वो बिल्कुल सेम हो गया कि थर्मली भी उन जो प्लेट पे हम काम कर रहे हैं और हाइड्रोडायनेमिकली जो मोमेंटम के बेसिस पे वो दोनों फिनोमिना सेम हो गए उसके लिए, अगर प्रेंटल नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन आया है टेलीसर्फ के बारे में। टेलीसर्फ एक मशीन टूल्स में काम में आता है। तो ये क्या मेज़र करने के काम में आता है, तो ये मेज़र काम करने के काम आता है सरफेस रफनेस। कोई भी
सरफेस है वो बिल्कुल एकदम अपने को ऊपर से देखने पे लगती है एकदम फ्लैट है, या बिल्कुल कोई रफनेस नहीं है, लेकिन आइडियल कोई भी चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस होती है। तो सरफेस रफनेस को मेज़र करने का काम आता है टेलीसर। ऐसे ही कुछ और। अब दूसरे हम अगर मशीन टूल्स देखना चाहें तो जैसे ऑटोकोलीमेटर होता है, ये क्या होता है, स्मॉल एंगल्स होते हैं, उनको मेज़र करने का काम आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं आए, कुछ और आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का क्या काम है। ऑप्टिकल फ्लैट है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स की थ्रू कोई भी मटेरियल की फ्लैटनेस मेज़र करने के काम में आता है। तो ऑटोकोलीमेटर स्मॉल एंगल मेज़र करने का काम आता है, साथ साथ में फ्लैटनेस भी बताता है। लेकिन प्राइमरी जो काम है ऑटोकोलीमेटर का, अगर आपको ऑप्शंस में मिले तो सबसे पहले आपको टिक करना है कि स्मॉल एंगल्स मेज़र करने के काम में आता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस रफनेस, इस तरह से पूछते हैं तो हम इस तरह से अपने को बताते हैं कि सरफेस रफनेस क्या है। अब इसके ऊपर भी यहाँ भी कुछ मार्किंग रहती है, यहाँ पे भी कुछ मार्किंग रहती है, यहाँ भी अंदर कुछ मार्किंग होती है, या आप अपने नोट्स में या गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि सरफेस रफनेस के अंदर ये किस तरह से रहती है। लेकिन एक बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो अंडर रूट के थ्रू दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ गेजेज होते हैं, फीलर गेज, और तो उनसे क्या क्या मेज़र करते हैं, कौन से आउटर डायमीटर मेज़र किया जाता है, किससे इनर डायमीटर मेज़र किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, मशीन टूल्स में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब कि ये एक तो 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे पेपर में, और आपका 1 आवर का जो मतलब 2 घंटे का पेपर है, उसमें से फर्स्ट 1 आवर टेक्निकल सेक्शन का रहेगा। टेक्निकल सेक्शन में 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 120 मार्क्स का आपका टेक्निकल है। और जैसे ही आपका 1 घंटा फिनिश होगा, आपके क्वेश्चंस मतलब टेक्निकल पार्ट सबमिट हो जाएगा, फिर आप नॉन टेक पार्ट के साथ जाएंगे। तो आप स्विच नहीं कर सकते कि पहले हम थोड़ा टेक्निकल भी कर लें, नॉन टेक्निकल भी कर लें, तो इस तरह से रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, और वो 120 मार्क्स के रहेंगे। तो अपनी थोड़ी स्पीड को मैनेज करके चलें, अपना स्ट्रेटजाइज करें कि भाई हमें किस तरह से करना है। अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मेरा फोकस यही रहता है कि फर्स्ट राउंड में जितने भी इजी क्वेश्चन हो सकें वो सारे कर लें, क्योंकि 60 क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपका इजी क्वेश्चन छूट गया तो फिर सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि फर्स्ट राउंड में हम 60 क्वेश्चंस पूरे देख लें, और स्टार्टिंग में अगर कोई न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्टिंग में ही कर लें, बाद में लास्ट में क्या रहता है, टाइम नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इसमें पूछा है एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बीच में रिलेशन पूछा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए अंडर ट्रांसफर शियर स्ट्रेस। कि ट्रांसफर शियर स्ट्रेस लग रहा है, कोई सर्कुलर सेक्शन है, तो उसमें आपको रिलेशन बताना है। तो जब हमारे ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या किया था, जैसे हमारा जनरली याद हम इस तरह से रखते हैं कि टाउ मैक्स इक्वल्स टू 4/3 इंटू टो एवरेज, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन दिए ही नहीं थे। उन्होंने क्या किया, टो एवरेज को इधर शिफ्ट किया। एक तो 4/3 तो हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है, ट्राइंगुलर और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 3/2 होता है, तो 3/2 भी मिल जाएगा। अगर किसी को कन्फ्यूज हो गया तो वो वहाँ गलती कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, इधर टो मैक्स की जगह टो एवरेज लिखा सारे ऑप्शंस में, और इधर टो एवरेज किया, और जिनमें 3/2 दे रखा था उनमें टो मैक्स इधर रख दिया। तो इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के, तो उधर ऑप्शन जो सही था वो था कि टो एवरेज इक्वल्स टू 3/4 इंटू टो मैक्स। अब बाकी और क्वेश्चन जैसे ट्राइंगुलर के लिए और रेक्टेंगुलर के लिए बन सकते हैं, तो 3/2 होता है, 3/2 ऑफ टो एवरेज टो मैक्स की वैल्यू। टो मैक्स थोड़ा साफ लिख देते हैं, टो मैक्स इक्वल्स टू 3/2 टो एवरेज। अब इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि आपको ये देखना है कि भाई टो मैक्स हमें कहाँ मिल रहा है। लोकेशंस पूछ सकता है, टो एवरेज कहाँ पे मिल रहा है, टो मैक्स की लोकेशन क्या है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक तरह से बोल सकते हैं इसको कि हीट ट्रांसफ़र का ही क्वेश्चन था कि हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस कौन सी होती है बॉयलर और कंडेंसर में। तो हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जितनी, ये क्या है, बॉयलर और कंडेंसर क्या है, एक टाइप के हीट एक्सचेंजर्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स के टाइप्स हैं। तो हीट एक्सचेंजर में जो भी हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है।
तो जैसे बॉयलर है, बॉयलर में क्या होता है कि आप हीट एडिशन होता है, जैसे कोयला जलाते हो और तो आपका हीट एडिशन होता है उसके थ्रू। हाँ, और दूसरा है कंडेंसर, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होती है। तो दोनों हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रोसेसेस क्या होंगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, यानी कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए जो VCR साइकिल बोलते हैं, उसमें VCR साइकिल में हमारे को बताना है कि जो एक्सपेंशन वाल्व रहता है उसकी प्रोसेस कौन सी है, कि उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो हम VCR साइकिल देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इवोपरेटर रहेगा, इवोपरेटर का काम रहता है कि जो भी हमारा रूम है उसको मतलब जिस भी टेम्परेचर पे तक ठंडा करना है वो उसकी मतलब कमरे से हीट लेगा इवोपरेटर और इसको सिस्टम में सर्कुलेट करते ही बाहर फेंकेगा, जिससे कि जो हमारे कमरे का टेम्परेचर है वो एक जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर हमको चाहिए उस पर रख सकें। कंप्रेशर, फिर नेक्स्ट आता है कंडेंसर, फिर आता है अपना एक्सपेंशन वाल्व। अब ये रिवर्स प्रोसेस है, मतलब कि पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होती हैं वो क्लॉकवाइज रहती हैं उनकी साइकिल की डायरेक्शन, और पावर कंज्यूमिंग साइकिल होती हैं वो ये एंटी क्लॉकवाइज रहती है। तो जैसे इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, मतलब कमरे से हीट ली उसने और जो रेफ्रिजरेंट जो सर्कुलेट कर रहा है उसने हीट ली और वो आगे जाके कंडेंसर रिजेक्ट कर देगा हमारे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे कंडेंसर में होगा हीट रिजेक्शन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर कंप्रेशन प्रोसेस होती है हमारी आइसेंट्रोपिक, मतलब कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी आपकी कंप्रेशन के टाइम पे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रहेगा। अब एक्सपेंशन वाल्व की हमको पूछिए, एक्सपेंशन वाल्व में क्या रहता है, हमारा आइसेंथेल्पिक प्रोसेस रहता है, मतलब एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है। अगर हम इसका TS डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनता है, ये TS डायग्राम थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाते हैं, ये डॉटेड डॉटेड रहेंगे, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी। अगर 1 2 ये 3 हमारा, ये 4, ये 4 to 1, 4 to 1 हमारा इवेपोरेटर हो गया, 1 to 2 हमारा कंप्रेसर हो गया और 2 to 3 हमारा हो गया कंडेंसर, और 3 to 4 हमारा क्या है, ये हमारा रहेगा एक्सपेंशन वाल्व। 3 to 4 में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले तो आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है कि कोई एक बहुत ही सबसे स्मॉल डाया की ट्यूब होगी, उसके थ्रू हम उस जो भी हमारा लिक्विड रहेगा यहाँ पे, लिक्विड फेज में जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको गुजारते हैं, तो वहाँ पे क्या हो, उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और आप देख भी पा रहे होंगे कि इसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है ये, और रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो उसका मेन काम क्या रहता है कि प्रेशर ड्रॉप कराना, और प्रेशर ड्रॉप हो जाता है उसके बाद में हम इसको जो वेट रीजन में आ जाता है, वेट रीजन के बाद में ये हमारा इवेपोरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन वाल्व हमारा आइसेंथेल्पिक प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है एयर गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल को किस नाम से जानते हैं। तो खूब सारे नाम है, आपको सारे याद रखने हैं, कुछ भी आपके ऑप्शंस में मिल सकता है। बेल कोलमैन साइकिल जनरली यही मिलता है, या बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन या रिवर्स जूल साइकिल। रिवर्स क्यों, क्योंकि हमारा पावर कंज्यूमिंग है, और जितने भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जो भी साइकिल्स होंगे वो पावर कंज्यूमिंग रहेंगे। रिवर्स ब्रेटन, रिवर्स जूल साइकिल इस तरह से रहेंगे। या गैस लिक्विफिकेशन साइकिल भी बोलते हैं, जो गैस रेफ्रिजरेशन गैस का लिक्विफिकेशन करना है तो उसमें काम आता है। फिर एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग जो साइकिल है वो भी इसको बोलते हैं। तो मेनली जो दो नाम ज़्यादा प्रचलित हैं वो हैं हमारे बेल कोलमैन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन या रिवर्स जूल साइकिल, उसके नाम से जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि VCR या कुछ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल नहीं कर देना है, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FM से, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बताना है और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बताना है लेमिनार फ्लो में। पहली बात तो इसका नोटेशन देख लो, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये करेक्शन फैक्टर किस काम में आते हैं कि जब भी हमारे को, क्योंकि जब भी कोई भी पाइप फ्लो होता है, लेमिनार पाइप फ्लो हो रहा है, तो
काफ़ी सारी मतलब जो स्ट्रीम रहती है उसकी फ्लूइड की वो आती है। तो हम जनरली क्या करते हैं, पूरे वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, वेलोसिटी का एवरेज बना लेते हैं कि भाई हर स्ट्रीम का एक मीन वेलोसिटी ले लेते हैं। तो मीन वेलोसिटी लेके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वो एकदम एक तरह से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन तो क्या कि जो भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिया जाए उस पर स्टडी करी जाए। तो इस वजह से क्या है, करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट होते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर वैसे भी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इधर होता है यू क्यूब डी ए। अगर पर्टिकुलर एक उसकी बात करें क्रॉस सेक्शन की, का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई मीन वेलोसिटी का क्यूब इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी तरह से बीटा जो होता है, बीटा होता है कि भाई जो हमारा एक्चुअल मोमेंटम है डिवाइड बाय जो हमारा आइडियल या जो भी बोल सकते हैं कि बेसिक जो आइडियल कंडीशन में है, तो वो आता है यू स्क्वायर डी ए। एक मिनट, यू स्क्वायर डी ए का इंटीग्रेशन, ये थोड़ा कम होगा क्योंकि पावर कम है, और यू मीन स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरह से कैलकुलेट। तो ये होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है 1.33 लेमिनार फ्लो के लिए, और जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है वो 2 है। अगर आपको पूछ ले टर्बुलेंट फ्लो का, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो वैसे तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर ज़्यादा होता है, तो वो तो होगा 1.33, और जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है 1.07। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रोडक्शन में कास्टिंग का क्वेश्चन है। थिन सेक्शंस कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करे जाते हैं? तो स्लश कास्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को करते हैं कि बहुत थिन सेक्शन बनाने हो, जैसे होलो स्टैचूज़ हैं या टॉयज़ हैं या जो आपके डेकोरेटिव आइटम्स हैं, उस तरह की चीज़ें बनाने होती है। तो स्लश कास्टिंग प्रोसेस का नाम है। तो कास्टिंग के आप टाइप्स पढ़ते हैं, तो एक्सपेंडेबल पैटर्न वाली, तो उसमें कास्टिंग का टाइप चलता है स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग के थ्रू हम थिन सेक्शंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिस्चार्ज इन फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो का डिस्चार्ज का रिलेशन विस्कोसिटी के साथ। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो क्यों हम डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होता है माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ये तो आ गया, इंटू R4 पाई डिवाइड बाई 8 म्यू। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया म्यू के। म्यू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए कि हाँ भाई किस तरह से हम, ये डेरिवेशंस थोड़े से पता होने चाहिए या फाइनल रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए। अब आपको पूछ लिया कि भाई जो हमारा एच एफ है कि जो हेड लॉस होता है उसका क्या रिलेशन रहता है, तो वो उसमें अगर हम देखना चाहेंगे, एच एफ के लिए बात करेंगे, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाता है म्यू के। एच एफ का अगर फॉर्मूले की बात करें, (32 म्यू वी एल डिवाइड बाई ओमेगा इंटू डी स्क्वायर। डी हमारा डायमीटर होता है पाइप का, वी हमारी वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी, एल लेंथ ऑफ पाइप हो गया, म्यू हो गया हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, ओमेगा ये स्पेसिफिक वेट हो गया जो रो इंटू जी होता है। तो एच एफ यहाँ से देखना चाहें तो हम म्यू के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। म्यू के प्रोपोर्शनल भी नहीं बोल सकते, अगर वेलोसिटी को हम क्यू बाई ए लिखेंगे तो क्यू में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो एच एफ डिपेंड ही नहीं करेगा विस्कोसिटी पे, क्योंकि हमने क्यू का रिलेशन अभी देखा, क्यू बराबर पाई डिवाइड बाई 8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स
इंटू आर की पावर 4। तो हमने इसके लिए सोल्व किया था, क्यूब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और एच एफ में अगर वेलोसिटी को हम क्यू डिवाइड बाई ए लिखेंगे तो वहाँ पे म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर डिस्चार्ज की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने पहला पार्ट बनाया है। ये पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। मैंने पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी है जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और आपके सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं। तो पहला पार्ट था हमारा 2018 का जो एईएन का पेपर हुआ था। 2018 में 2 ही वैकेंसी थी एईएन की, जेईएन की वैकेंसी नहीं आई। इस बार अच्छी वैकेंसीज आई हैं आपकी जेईएन के लिए, तो और एईएन के लिए भी ठीक ठाक हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना मोरल बूस्ट रखिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। कोई आपको किसी भी तरह के सवाल हैं कि कोई भी पार्ट के लिए कि किस तरह का पेपर वगैरह, वैसे मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हमें फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट्स हमारे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो आप विजिट करिए चैनल को। बाकी 2-3 वीडियो नॉन टेक्निकल का भी बनाया है, तो बाकी पार्ट्स भी मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। और वैसे मैंने क्वेश्चंस 3 पार्ट अपने फेसबुक पे डाल रखे हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप तैयारी करते रहिए अच्छे से। आपको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और चैनल पे नए वीडियोज़ आते रहेंगे, तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।